हिंद दोस्तों, आज हमारा टॉपिक भारतीय संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। माई सेल्फ संजय लुणावत, उदयपुर। सुप्रीम कोर्ट, इसका प्रावधान हमारे संविधान के 5वें भाग के 4थे अध्याय में है। इसके संबंधित अनुच्छेद हैं 124 से लेकर के 147 तक। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान हमने अमेरिकी संविधान से लिया है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, यह ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण करता है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में जिस फेडरल न्यायालय को स्थापित किया गया था, यह उसी का प्रतिरूप है। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया। याद रखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत थे 1773 में, उसके द्वारा 1774 में कोलकाता में पहला फेडरल न्यायालय यानी संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। उसके चीफ जस्टिस वो थे एलिजा एम्पे। स्वतंत्र भारत के पहले चीफ जस्टिस हीरालाल जे कानिया थे और वर्तमान हमारे चीफ जस्टिस हैं 47वें क्रमांक के, वह है शरद अरविंद बोबड़े। यहां पर याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो पहली महिला जज बनी थी वह थी मीरा फातिमा बीबी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला चीफ जस्टिस नहीं बन पाई है, लेकिन भारत के किसी भी हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में पहली मुख्य न्यायाधीश होने वाली महिला का श्रेय लीला सेठ को प्राप्त है, जो हिमाचल में वहां के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनी थी। यहां पर एक चीज और है कि जो चीफ जस्टिस होता है ना, वह मास्टर ऑफ रोस्टर होता है। अब ये क्या होता है भाई? मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केसेस आते हैं, जो मामले आते हैं, उनको किसी पीठ को या किसी कोर्ट को, किसी जज को आवंटित करना। कोई भी जज अपनी पहल से किसी मामले को नहीं ले सकता है। अब यहीं पर देखिए कि हमारा जो भारत है, हमारी शासन व्यवस्था संघात्मक है, लेकिन हमारी न्यायपालिका या न्याय व्यवस्था एकल है और एकीकृत है। देख लीजिए, और त्रिस्तरीय है। अब त्रिस्तरीय में क्या, सर्वोच्च स्तर पर तो सुप्रीम कोर्ट है, मध्यम स्तर पर यानी राज्य के लेवल पर हाई कोर्ट है, और निचले स्तर पर होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जिसमें जिला कोर्ट और उसके अंडर के दूसरे कोर्ट वगैरह सब आ जाते हैं। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट को जो हाई कोर्ट है ना, उन पर न्यायिक अधीक्षण की शक्तियां प्राप्त है, प्रशासनिक अधीक्षण की शक्तियां प्राप्त नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट को अपने अधीनस्थ न्यायालय पर न्यायिक अधीक्षण एवं प्रशासनिक अधीक्षण दोनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। अब देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का गठन यानी उसकी संख्या या उसकी शक्तियां, उसके बारे में जो विधि निर्माण का अधिकार है वह भारतीय संसद को प्राप्त है। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की मुख्य पीठ है वह नई दिल्ली में स्थित है, लेकिन राष्ट्रपति जी की पूर्वानुमति द्वारा इसकी बैठक देश भर में कहीं पर भी हो सकती है। अब दिल्ली से बाहर बैठक ऐसा 2 बार हुआ है। पहली बार जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में और दूसरी बार वर्तमान तेलंगाना के हैदराबाद में। अब यहां पर एक और देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या, जब हमारा मूल संविधान था ना, उसमें 1+7 यानी कुल 8, एक तो होंगे चीफ जस्टिस और अन्य थे अन्य जस्टिस 7, वह संख्या थी। वर्तमान में यह संख्या 1+33 होगी। 2019 के विधेयक के द्वारा अब सुप्रीम कोर्ट में एक तो होंगे मुख्य न्यायाधीश और 33 होंगे अन्य न्यायाधीश। अब याद रखिए, संसद न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है, लेकिन जो मूल संविधान में संख्या थी ना 7, उस संख्या से कम नहीं कर सकती है। देखिए, अब जो न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया है ना, उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124/2 में दिया गया है। यहां पर फिक्स है कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा ना, वह सीनियरिटी के आधार पर, यानी जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनको चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त कर देगा, अपने हस्ताक्षर, अपनी मुद्रा और राजपत्र
के द्वारा अधिसूचित करके। यहां पर ये याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति में वरिष्ठता के जो नियम है उसका उल्लंघन 2 बार किया गया है। एक तो 1973 में, उस समय अजीत नाथ रे उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया था जबकि जूनियर थे। ऐसा कैसा 1977 में किया गया जब M.U. बेग उनको भी जूनियर होने के बावजूद चीफ जस्टिस बनाया गया। बाकी इस परंपरा का निर्वाह भली प्रकार से अभी तक होता आ रहा है। अब बात आती अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो उसके लिए भारत में कॉलेजियम प्रणाली को अपनाया गया है। अब कॉलेजियम प्रणाली में क्या है, एक तो चीफ जस्टिस उसमें शामिल होंगे और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे, यानी कुल कितने सदस्य हो गए कॉलेजियम में, 5 सदस्य। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इन कॉलेजियम में या इन 5 सदस्यों में एक वह न्यायाधीश अनिवार्यतः शामिल होना जरूरी है जो भारत का भावी मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। अब ये जो कॉलेजियम वाली बात है ना, इसकी अगर जड़ देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में एक प्रावधान दे रखा है 124/2, जिसके तहत राष्ट्रपति को न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश से परामर्श संबंधी प्रावधान है। अब वहां पर न्यायाधीश का मतलब एक नहीं, अनेक न्यायाधीश, तो इसलिए माना जाता है कि अनेक न्यायाधीश की वजह से जो कॉलेजियम प्रणाली शुरू हुई। अब कॉलेजियम प्रणाली का चलन भारतीय संविधान में तो कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, स्पष्ट रूप से कॉलेजियम प्रणाली शब्द कहीं भी नहीं दे रखा। अब इसका जो चलन 1998 से माना जाता है और 2015 के जो विधेयक है इसके द्वारा इसकी पुष्टि मानी जाती है। जो 2015 का जो 4th जजेज केस है उसके द्वारा यह परंपरा और पुष्ट हो गई है। अब यहां पर देखिए कि सरकार बीच में NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कमीशन, उसकी स्थापना की थी, लेकिन चूंकि उसमें न्यायपालिका के बाहर के लोग भी शामिल थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की अवधारणा के विरुद्ध माना। और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका संविधान के मूल ढांचे में शामिल है और सुप्रीम कोर्ट 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद हुआ था उसमें अपना निर्णय दे चुकी है कि संसद प्रस्तावना या जो मूल अधिकार समेत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो जो संशोधन है ना मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो जो मूल अधिकारों का प्रावधान है ये स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, राष्ट्रपति का जो पद है, लोकतंत्र है, संघीय शासन प्रणाली, इन सब ऐसी बहुत सारी चीजों को मूल ढांचे में शामिल किया गया। तो इस वजह से NJAC को निरस्त कर दिया गया। अब आता है एक नया बिंदु की भाई कौन व्यक्ति भारत का न्यायाधीश बन पाएगा, यानी अर्हता है। अब अर्हताओं का उल्लेख 124/3 अनुच्छेद में दे रखा है। अब ये तो था सुप्रीम कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए अर्हता दे रखी है 217/2 इस अनुच्छेद में। अब पहली अर्हता क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या अदर जस्टिस बनने के लिए क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक, प्लस हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। अब वो जरूरी नहीं, अलग अलग उच्च न्यायालयों में मिला करके भी 5 वर्ष या उससे अधिक का कार्यकाल होना चाहिए तो भी चलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट में 10 वर्ष या उससे अधिक के लिए अधिवक्ता रहा हो। अब वो भी एक हाई कोर्ट न हो और अलग अलग हाई कोर्ट हो तो भी उन सबकी अवधि मिलाकर के 10 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। हो सकता है वो हाई कोर्ट का तो अधिवक्ता रहा हो पर बीच में कुछ समय के लिए जिला न्यायाधीश भी रहा हो, तो उस अवधि में जिला न्यायाधीश रहने की अवधि भी जोड़ ली जाएगी। और इसके अलावा एक और पॉइंट इसमें दे रखा है कि राष्ट्रपति की नजर में विधिवत पारंगतता हो, इस तरह के योग्यता उनमें होनी चाहिए। अब इसमें देख लीजिए कि न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा ऐसा कोई प्रावधान संसद में हमारे संविधान में नहीं किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं शपथ। शपथ के लिए प्रतिज्ञा शब्द भी दे रखा है। अब देख लीजिए अनुच्छेद 124/6, यहां पर देखिए राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती या फिर उनके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति भी शपथ दिला सकते हैं। अब शपथ में क्या क्या चीजें शामिल होती है, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखना, इसके साथ ही देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना,
अपना कर्तव्य पालन करना और संविधान व विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा। इस तरह के बिंदु है। याद रखिए, हमारा जो अनुसूचियां है 12 अनुसूचियां, उसमें तीसरी जो अनुसूची है औथ, उसमें तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप का वर्णन किया गया है। फिर देखिए कार्यकाल। अब भारत में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे अदर, वो 65 वर्ष की आयु होने तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए, सबके लिए नहीं, चीफ जस्टिस के लिए कोई आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा नहीं है, वह जीवन पर्यंत अपना कार्य करता है। लेकिन ये वहां के न्यायाधीशों की इंटीग्रिटी है, ईमानदारी है कि जब भी वे कर्तव्य पालन में शारीरिक स्वास्थ्य या आयु संबंधी कारणों से समर्थ महसूस नहीं करते तो स्वयं त्यागपत्र दे देते हैं। भारत में भी जस्टिस कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब यहां पर देखिए कि अब तक के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सर्वाधिक कार्यकाल वाले चीफ जस्टिस कौन रहे हैं? वाई.बी. चंद्रचूड़। ये 7 वर्ष तक चीफ जस्टिस रहे हैं। और सबसे कम कार्यकाल रहा है इनका केदारनाथ सिंह। इनका कार्यकाल रहा मात्र 17 दिन। अब 15वां संशोधन किया गया था 1963 में। उसके द्वारा हमारे संविधान में 124/2 क यह अनुच्छेद जोड़ा गया और आयु संबंधी जो भी प्रावधान करने हैं कि क्या आयु रहेगी, किस रीति के द्वारा तय की जाएगी, वो अधिकार भारतीय संसद को सौंपा गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब राष्ट्रपति को जो हटाना है, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट उनके जस्टिस को जो हटाने की प्रक्रिया है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 124/4 में दे रखा है। ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को हटाने के लिए संविधान में कहीं पर भी महाअभियोग, इम्पीचमेंट, इस शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। अब अनुच्छेद ये जो दे रखा है 125/5, इसके तहत हटाने की प्रक्रिया का जो प्रावधान करना है या उपबंध करना है, यह अधिकार संसद को दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या अदर जस्टिस हो, हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत किस सदन में करेंगे? किसी भी सदन में। आप लोकसभा से करेंगे या राज्यसभा से। लेकिन अगर लोकसभा से करते हैं तो उस प्रस्ताव पर कम से कम 100 लोकसभा सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। अगर आप राज्यसभा में शुरुआत करते हैं तो उसमें कम से कम उस प्रस्ताव पर 50 सदस्य जो राज्यसभा के हैं उनके हस्ताक्षर होना जरूरी है। अब यह प्रस्ताव फिर प्रस्तुत किया जाता है उस सदन के अध्यक्ष से। अध्यक्ष चाहे तो इनिशियल स्टेज पे अस्वीकार कर सकता है। अगर उन्होंने स्वीकार किया तो फिर 3 सदस्यों की एक कमेटी गठित की जाएगी, उन 3 जांच कमेटी। उसमें एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। अगर वह उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उनके प्रतिनिधि के रूप में कोई अन्य जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है। दूसरा सदस्य होगा देश में जो 25 हाई कोर्ट हैं उनमें से किसी भी एक का चीफ जस्टिस। और तीसरा सदस्य होगा कोई पारंगत विधिवेत्ता। यह कमेटी जांच करेगी। अगर जांच में वह न्यायाधीश दोषी पाए जाते हैं कदाचार के, तो फिर उस सदन में प्रस्ताव को रखा जाएगा। विशेष बहुमत यानी कुल का तो बहुमत हो और उपस्थित और मत देने वाले के कम से कम 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव के पक्ष में अगर वोट देते हैं, फिर वह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। वहां पर भी 2/3 वही विशेष बहुमत की कुल का बहुमत और उपस्थित का 2/3 उन सदस्य के बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से उन्हें हटाने का जारी कर देंगे, आदेश जारी कर देंगे। इस तरह से वो हटे हुए माने जाएंगे। अब याद रखिए, अनुच्छेद 124/4 में दे रखा है संविधान में कि ये जो दोनों सदन वाली प्रक्रिया है ना, संसद के एक ही सत्र के दौरान ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जानी चाहिए। लेकिन वी रामास्वामी वाले प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि यदि लोकसभा अगर भंग भी हो जाती है तो यह संकल्प व्यवगत लैप्स यानी खारिज नहीं माना जाएगा। ये देखिए यहां पर। अब ये जो वी रामास्वामी वाला जो प्रकरण है, ये सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश थे। 1993 में इनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया जो लोकसभा में पारित नहीं हुआ और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया।
अभी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के विरुद्ध भी राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, लेकिन सभापति ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब देखिए कि वेतन और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जस्टिस के वेतन और भत्तों का प्रावधान दूसरी अनुसूची में भी दे रखा है और अनुच्छेद 125/2 में उल्लेख है। इनका वेतन भत्ते निर्धारित करने का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है। यह वेतन संचित निधि पर भारित होता है। इनके अंतिम माह, कार्यकाल के अंतिम माह की जो तनख्वाह होती है उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। यह आयकर से मुक्त नहीं है, यानी इनके वेतन पर टैक्स लगता है। इनके वेतन भत्तों पर कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी इनका वेतन बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 360 के तहत अगर देश में वित्तीय आपातकाल लागू है तो फिर इनके वेतन भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। वर्तमान में देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका वेतन 2,80,000 रुपये प्रति माह है और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति माह है। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 127 में है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति गणपूर्ति के नहीं होने पर की जाती है। यहां पर याद रखिएगा कि उसी को सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकेगा जो वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए अर्ह हो, यानी योग्य हो। वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए इनमें। इसके साथ अब ऐसी स्थिति कब आती है, तदर्थ न्यायाधीश कब नियुक्त किए जाते हैं? जब ऑलरेडी जो न्यायाधीश हैं उनका कोई स्वास्थ्य अनुकूल नहीं हो या किसी कारणवश वो कार्य करने की स्थिति में नहीं हो और गणपूर्ति नहीं होना, ये स्थिति इसी समय बनती है। अब शर्त क्या है कि एक तो राष्ट्रपति जी से पूर्वानुमति लेनी होगी और जिस न्यायाधीश से, जिस राज्य से या जिस हाईकोर्ट से किसी को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना है, उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति लेना भी जरूरी है। याद रखिएगा, जब कोई न्यायाधीश तदर्थ रूप में कार्य कर रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको सारे अधिकार और सारे विशेषाधिकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में प्राप्त होंगे। उनकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? उनका मूल कार्य नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में अगर उनको नियुक्त कर दिया गया है तदर्थ रूप में, तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कार्यों को, दायित्वों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब एक और पॉइंट आता है इसमें कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 128 में है। यहां पर ध्यान रखिएगा, यह कार्य कब करते हैं? जब आवश्यकता पड़े न्यायाधीशों की। अब यहां पर भी यही बात है कि वो वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जो जो योग्यताएं होनी चाहिए वह उस सेवानिवृत्त न्यायाधीश में हो, तभी उसे नियुक्त किया जा सकेगा। इसमें भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। और साथ ही यह भी जरूरी है कि जिस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में लगाया जा रहा वह भी अपनी सहमति दे। याद रखिए, यह बाध्यता तदर्थ न्यायाधीश के लिए जरूरी नहीं। कारण क्या, ऑलरेडी वो जॉब में ही है तो उनको लगाया जा सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अगर आप सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं ना, तो उनकी अनुमति भी जरूरी है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश को तकनीकी रूप से न्यायाधीश नहीं माना जाता, लेकिन उनको कार्य करते समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वाले सारे अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त रहेंगे। उनके वेतन भत्ते राष्ट्रपति जी तय करेंगे और ये जरूरी नहीं है कि वो वेतन भत्ते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखिए एक और पॉइंट है कि कार्यकारी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, अब इसमें एक अच्छी सी परंपरा है कि जो भी सीनियर मोस्ट न्यायाधीश है वही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर या उनके अनुपस्थित होने पर या उनके स्वास्थ्य या किसी कारण उस कार्य करने में असमर्थ होने पर उस दौरान अस्थायी रूप से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालते हैं। यह अनुच्छेद 126 में प्रावधान दिया गया है। अब ऊपर जो बात आई थी गणपूर्ति या कोरम, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद हाईकोर्ट के लिए दे रखा है 227/1 में, और सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कोरम वाली बात कही गई है वह ध्यान रखिए कि ये दे रखा है कि
साधारण मामलों में सामान्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो कोरम है गणपूर्ति है वह न्यूनतम 3 न्यायाधीश है। लेकिन आर्टिकल 143 143 के तहत जब राष्ट्रपति जी को सलाह देने का मामला हो वहां पर कोरम न्यूनतम 5 न्यायाधीश होना चाहिए। हाँ देख लीजिए, सॉरी, ये जो कोरम वाला अनुच्छेद है सुप्रीम कोर्ट के लिए कोरम संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 127/1 में दिया हुआ है। अब यहां पर आता है सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट जो पॉइंट है क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार समूचा भारत है, पूरे देश पर। इसकी जो कार्यकारी भाषा है यानी इसकी समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होती है। अब इसकी शक्तियां अत्यंत व्यापक है। अगर यूएसए के वहां के जो है ना मुख्य जो सुप्रीम कोर्ट अगर उससे तुलना की जाए तो उसकी तुलना में भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां अत्यंत व्यापक है। यह मूल अधिकारों का संरक्षक है, साथ ही संविधान का अंतिम और सर्वोच्च व्याख्याकार है। अब इसकी जो अधिकार है उनको अलग अलग पॉइंट में बांटा गया है। सबसे पहला पॉइंट है मूल अधिकारिता। शब्द का क्या अर्थ है कि वह केस जिनकी सुनवाई की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से ही प्रारंभ होगी, सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, उससे नीचे के कोर्ट पर नहीं। तो ये मूल अधिकारिता वाला अनुच्छेद है 131। अब यहां पर देखिए इसके भी 3 प्रकार है। कैसे कि विवाद में 2 पक्ष होते हैं, तो एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य हो। दूसरे प्रकार में क्या है, एक तरफ भी एक से अधिक राज्य हो और दूसरी ओर भी एक या एक से अधिक राज्य हो। अब तीसरे प्रकार की विवाद क्या है कि एक तरफ भारत सरकार हो और साथ में एक या एक से अधिक राज्य हो और उनके विरुद्ध जो मुकदमा है या केस है उसमें कोई एक राज्य हो या एक से अधिक राज्य हो, इस प्रकार के हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो केंद्र राज्य से संबंधित है लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए। अब उनमें कौन कौन से हैं? एक तो अंतर्राज्यीय जल विवाद। कारण क्या है, उनसे संबंधित अलग न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई और थोड़े तकनीकी प्रकार के होते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, वित्त आयोग को संदर्भित किए गए मामले। फिर क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच खर्च और पेंशन से संबंधित समझौते। केंद्र और राज्यों से संबंधित जो वाणिज्यिक प्रकृति के विवाद है वो भी इनके दायरे से बाहर होते हैं। साथ ही केंद्र के विरुद्ध राज्य के जो नुकसान की भरपाई वाले मामले हैं या कुछ ऐसे विवाद जो पूर्व के संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा, सनद या समान संस्थाओं के मध्य उत्पन्न हुए थे, उनसे संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। अब देखिए रीट अधिकारिता, यह अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। हाईकोर्ट इसी रीट अधिकारिता का प्रयोग अनुच्छेद 226 के तहत करता है। यहां पर एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट जो करता है ना, भारत में विधि द्वारा कार्यवाही इसके अंतर्गत करता है। वहीं यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में यही कार्य विधिवत प्रक्रिया के तहत किया जाता है। अब देख लीजिए 5 रीट इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और बता ही चुके हैं कि अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी यही 5 रीटें जारी करता है। अब जो 5 रीट है इनके बारे में संक्षेप में देख लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा, इनके बारे में सारी डिटेल मेरा पूर्व का एक वीडियो है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उसको आप देख लीजिए, उसमें इनकी सारी डिटेल जानकारी दे रखी है। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो रीट अधिकारिता है ना, यह संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत घोषित की हुई है। कब? एक विवाद आया था एल चंद्र कुमार वर्सेस भारत संघ मामला, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। अब मूल ढांचे का मतलब क्या है कि इसको न तो संसद इस अधिकार को न तो कम कर सकती है न इसे समाप्त कर सकती है। अब यहां पर देख लीजिए आर्टिकल 139 139 के तहत संसद अगर चाहे तो इस अधिकारिता का विस्तार भी कर सकती है, यानी इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है। अब अगली अधिकारिता देखिए अपीलीय अधिकारिता। यहां पर ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च तथा अंतिम अपीलीय न्यायालय है। अब इसकी जो अपीलीय अधिकारिता है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देख लीजिए अनुच्छेद 132, ऐसे मामले जो संवैधानिक विषयों से संबंधित है उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि पूर्व में जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है उसमें विधि का सारवान प्रश्न निहित होना चाहिए, और उसी में साथ में एक चीज है कि अनुच्छेद 134 क के तहत हाईकोर्ट ये प्रमाणित कर देवे कि वास्तव में मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए या इसमें इस तरह का सारवान प्रश्न विधि का निहित है। अब अगली जो इनकी अपील होती है वो होती है अनुच्छेद 133 के तहत सिविल मामले, हिंदी में अपन बोलते हैं दीवानी मामले, यानी ये जो मानहानि है या आर्थिक लेन देन से संबंधित है वो मामले हैं। यहां पर भी वही शर्त है कि सुप्रीम कोर्ट में कब अपील कर पाएंगे, जब उनमें वही विधि का सारवान प्रश्न निहित हो, वो सार्वजनिक महत्व का मामला हो। और यहां पर एक बात और देखिए कि अगला जो अपीलीय अधिकारिता है अनुच्छेद 134 के तहत उसमें फौजदारी मामले जो आपराधिक मामले होते हैं, क्रिमिनल केसेस, उसमें अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। लेकिन यहां पर 2 बातें हैं, एक तो हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के साथ और एक हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के बिना। अब जो सर्टिफिकेट के साथ तभी जब हाई कोर्ट प्रमाणित कर देवे, प्रमाण पत्र दे देवे, तभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन वो मामला कैसा होना चाहिए कि उसमें भी विधि का सारवान प्रश्न निहित हो अथवा उसमें गंभीर अन्याय की आशंका हो। अब हाईकोर्ट द्वारा प्रमाणित नहीं किए जाने के बाद भी किसी मामले को, इस तरह के आपराधिक मामले को अनुच्छेद 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कब करेंगे, जब सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट ने तो क्या कर दिया हो, दोष मुक्त कर दिया हो और हाई कोर्ट ने उसी मामले में सजाए मौत दी हो, या फिर सेशन कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, हाई कोर्ट ने उसको अपने पास बुलवा लिया हो और उसके बाद उसमें मृत्यु दंड की सजा दी गई हो। अब इसी प्रकार देखिए अगला जो है अनुच्छेद 135। अनुच्छेद 135 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि विद्यमान विधि के तहत, यानी अभी जो नियम कायदे लागू है, जो संविधान लागू है, तो विद्यमान विधि के अधीन फेडरल कोर्ट उसकी अधिकारिता तथा शक्ति का सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रयोक्तव्य होना। अब भाषा थोड़ी सी टफ है। जो जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई ना, उसके पहले अपन पढ़ चुके हैं कि भारत में फेडरल कोर्ट चल रहा था। अब उसकी जो अधिकार और शक्तियों से संबंधित जो मामला है और अभी तक चला आ रहा है, और वह विद्यमान विधि के अधीन है। हमारे यहाँ अभी जो कानून कायदे उसके अधीन रहते हुए उन शक्तियों का उपयोग अब कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। कभी कभी ऐसा कोई विशेष मामला आ जाए। अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति वाली अपील, ये 135 तो हम अलग से मान रहे हैं फेडरल कोर्ट। ये जो हमने पढ़ा है कि 132, 133 और 134, इन मामलों में जो अपीलें हो रही, इनके अलावा कोई ऐसा मामला बच गया जो इनमें नहीं आ रहा हो, तो उसको विशेष अनुमति की अपील के अंतर्गत अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, जैसे कोर्ट मार्शल का कोई निर्णय हुआ, उसके विरुद्ध अपील इस अनुच्छेद 136 या विशेष अनुमति वाली अपील के अंतर्गत नहीं आएगी, ये अधिकार नहीं है यहां पर। अब अगली हम अधिकारिता पढ़ते हैं, सलाहकारी अधिकारिता, आर्टिकल 143। यहां पर क्या होता है देख लीजिए, इसके 2 पार्ट हैं। 143/1, इसके तहत विधि या तथ्य से संबंधित कोई प्रश्न जो व्यापक या सार्वजनिक महत्व का हो, ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जी राय मांग सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा कि एक और है इसमें 143(2), इसमें भी सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जी सलाह मांगेंगे, लेकिन कब, जब वह विषय 131 के परंतुक में लिखा हुआ हो, ठीक है, उस समय। अब इन दोनों मामलों में हम देखते हैं कि जो 143(1) है, यानी विधि या तथ्य का प्रश्न है और सार्वजनिक महत्व का, उसमें सुप्रीम कोर्ट का सलाह देना अनिवार्य नहीं है। लेकिन जब अनुच्छेद 143/2 वाला आ जावे, यानी एक तरह से संवैधानिक मामला आ जावे, उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाह देना अनिवार्य है। लेकिन दोनों मामलों में उन सलाह को मानना या नहीं मानना राष्ट्रपति यानी सरकार की मर्जी पर है। यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सम्मान योग्य जरूर है, लेकिन बाध्यकारी कदापि नहीं है। अब यहां पर एक बार कुछ पॉइंट्स देख लीजिए कि आर्टिकल 143 का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था। इसका प्रयोग किया था 1951 में
दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत। अभी तक इसका प्रयोग 15 बार किया जा चुका है और अभी 15वीं बार जो प्रयोग हुआ वो जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, तब सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से या मुखिया, संवैधानिक मुखिया की हैसियत से राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी कि सार्वजनिक या इस तरह के संसाधनों की जो नीलामी है, संसाधनों के आवंटन संबंधी जो नीलामी प्रक्रिया है, क्या वह सभी प्रकार के मामलों में बाध्य कर दिया जाए या नहीं, इस तरह का। यहां पर एक और पॉइंट है कि जो 143/2 है ना, इसके तहत अभी तक सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रश्न नहीं पूछा गया, यानी अभी तक एक बार भी राय नहीं मांगी गई है। एक विशेष मामला आया था 6 दिसंबर 1992, अयोध्या मामला हुआ था जो बाबरी ढांचे से संबंधित। उस समय राष्ट्रपति जी शंकर दयाल शर्मा थे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एम वेंकटचलैया थे। उस समय प्रश्न पूछा गया इस मामले पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सलाह देने से मना कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट की अभिलेख न्यायालय की शक्तियां, ये आर्टिकल 129 में दे रखी है। यही अभिलेख न्यायालय वाली शक्तियां हाईकोर्ट को अनुच्छेद 215 के तहत दी गई है। अब अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का हर एक फैसला, आदेश, वो क्या होगा, अपने आप में एक अधीनस्थ सारे कोर्ट पर क्या होगा, बाध्यकारी होगा। उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, वह स्वतः लागू होगा, सरकारी रिकॉर्ड होगा वो। इसके साथ ही न्यायालय की अवमानना हेतु सुप्रीम कोर्ट 6 माह का साधारण कारावास या 2000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों यह सजा दे सकता है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि विनय चंद्र वाला जो मामला था 1998 में, उसने में सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्णय दिया है कि यह जो अवमानना दंड संबंधी या जो अभिलेख न्यायालय संबंधी शक्ति यह अनंत नहीं है। अब अगली जो हम अधिकारिता पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, न्यायिक पुनर्विलोकन। अब संविधान में स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन कुछ अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 13, 32, 131 से लेकर 136, 143, 145, 226, 246, 372 आदि के अंतर्गत स्वतः सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां प्राप्त हो जाती। विश्व में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां सबसे ज्यादा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को है, ध्यान रखिएगा। अब इसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगे हम फिर पढ़ेंगे। 1967 में गोलखनाथ वर्सेस पंजाब राज्य विवाद हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और उनके फैसले के अकॉर्डिंग संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए उन मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बैंक राष्ट्रीयकरण अध्यादेश उसे निरस्त कर दिया था। लेकिन बाद में उसी सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य उस विवाद में मूल अधिकारों को संविधान का मूल ढांचा यद्यपि घोषित किया, लेकिन यह भी कहा कि संसद प्रस्तावना और मूल अधिकारों सहित संविधान के प्रत्येक भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। 1980 के मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यह न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, यह भी अपने आप में मूल ढांचे का ही एक हिस्सा है। अब आती है सुप्रीम कोर्ट की अन्य शक्तियां एवं अधिकारिताएं। आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए फैसले पर पुनः विचार कर सकती है। मैंने आपको अभी बताया था कि गोलखनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, केशवानंद भारती वाद में उस फैसले को उन्होंने बदल दिया। तो इस तरह से अपने फैसले पर पुनर्विचार करना अनुच्छेद 137। 139/क इसके तहत विधि का जो सारवान प्रश्न निहित हो ना, ऐसे अगर कोई केस है जो अलग अलग न्यायालय में बहुत सारे केस चल रहे हो किसी ऐसे प्रश्न पर, तो सुप्रीम कोर्ट उन सारे मामलों को एक साथ अपने पास बुलवा सकता है। या तो अटॉर्नी जनरल के निवेदन पर ऐसा करेगा, या फिर ऐसा जरूरी नहीं है, वह स्व प्रेरणा से भी ऐसा कर सकता है। फिर देख लीजिए आर्टिकल 141 के तहत, इसमें इन्होंने बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई विधि है, कोई आदेश है, कोई डिक्री है, वो भारत के सभी न्यायालय पर आबद्धकारी होगा, यानी बाध्य होगा, अपने आप स्वतः लागू होगा, कोई कोर्ट उसका विरोध नहीं कर सकता है। आर्टिकल 142 बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस पर क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिक्री या कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिक्री
या आदेश जारी कर सकती है पूर्ण न्याय के लिए। तो अभी आपने देखा होगा जो अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुच्छेद 142 के तहत मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि की उपलब्ध कराने संबंधी आदेश पारित किया था। तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा, अब यहां पर देख लीजिए, इसी 142 के अनुच्छेद के तहत ही सुप्रीम कोर्ट किसी एक हाई कोर्ट में चल रहे मामले को किसी दूसरे हाई कोर्ट में भी स्थानांतरित करने की शक्ति रखता है। फिर देख लीजिए आर्टिकल 145, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रक्रिया से संबंधित कानून या विधि स्वयं बना सकता है। उसके लिए उसे राष्ट्रपति जी से अनुमोदित कराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि वह प्रक्रिया संबंधी जो नियम है वह संसद द्वारा पारित नियम, कानून या विधि के विपरीत या उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। फिर देख लीजिए आर्टिकल 145 145/4, सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसले खुले न्यायालय में सुनाए जाएंगे, यानी इसकी कोई कार्यवाही बंद कमरे में नहीं होगी। अब यह संपूर्ण भारत में अपने अधीनस्थ सारे न्यायालयों का, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे कोई भी कोर्ट हो, उनका न्यायिक अधीक्षण कर सकता है। यहां पर ध्यान रखिए, अपने अपने कार्य क्षेत्र में यह शक्ति हाई कोर्ट के पास ज्यादा है। कैसे कि सुप्रीम कोर्ट केवल न्यायिक अधीक्षण कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों का न्यायिक अधीक्षण के साथ साथ प्रशासनिक अधीक्षण भी कर सकता है। तो इस पर भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। आर्टिकल 13, अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 133, इसके अंतर्गत संविधान की व्याख्या करने हेतु संविधान की व्याख्या का अंतिम एवं पूर्ण अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। एक और पावर आती है आर्टिकल 71, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितने भी वाद हैं वह वाद सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकेंगे। यहां पर यह भी याद रखना है कि वह मामला सिर्फ अभ्यर्थी ही ला सकेगा, अन्य कोई व्यक्ति नहीं। मतलब जो चुनाव में खड़ा हुआ है ना वही केस कर सकेगा, ऐसा नहीं कोई भी कर देवे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होगा। यहां पर एक और पॉइंट बचता है कि यूपीएससी, वो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध दुराचरण संबंधी कोई मामला हो तो राष्ट्रपति के निवेदन पर या राष्ट्रपति के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट उस मामले की जांच करेगा और जांच करने के पश्चात राष्ट्रपति जी को सलाह देगा और राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि। अब अनुच्छेद 138 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारिता है या शक्तियां है उनमें वृद्धि संसद कर सकती है। किन विषयों में? जो संघ सूची से संबंधित विषय हो। यह दे रखा अनुच्छेद 138 में। अनुच्छेद 139 अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि संसद रिट अधिकारिता में विस्तार कर सकती है। आर्टिकल 140 140 के तहत संसद सुप्रीम कोर्ट को आनुषांगिक शक्तियां यानी सलाहकारी अतिरिक्त शक्तियां दे सकती है जो सुप्रीम कोर्ट को जो उसकी विधि है या उसके कानून है उनको प्रभावी बनाने में मददगार हो। फिर यहां पर देखिए आर्टिकल 134/2 134/2 के तहत आपराधिक मामलों संबंधी अधिकारिता में भी संसद वृद्धि कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या स्वतंत्रता मिली है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सरकार के दोनों अंग आपस में तालमेल बनाकर काम करते हैं और सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका, वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रहकर के कार्य करता है। तो उसकी स्वतंत्रता के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए? एक तो उनकी नियुक्ति, उसमें सरकार मतलब कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोलेजियम प्रणाली के द्वारा ही होगा, यानी न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। NJAC उसको इसी आधार पर निरस्त किया गया था। दूसरा टेन्योर सिक्योरिटी यानी कार्यकाल की सुरक्षा। अब इनके कार्यकाल पूरा होने के पहले संसद द्वारा जो विशेष बहुमत है, महाभियोग तो नहीं शब्द काम में लिया है, लेकिन इतनी कठिन प्रक्रिया है कि किसी भी जस्टिस को आसानी से हटाया जाना संभव नहीं। भारत में आज तक एक भी सुप्रीम कोर्ट के एक भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया है। फिर आता है वेतन संबंधी सुरक्षा। अनुच्छेद 146 में दे ही रखा है कि इनका वेतन
बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता है, केवल वित्तीय आपातकाल को छोड़कर, यानी अलाभकारी परिवर्तन नहीं। साथ ही इनका वेतन संचित निधि पर भारित है। अब ये जानना चाहिए, संचित निधि पर जो भी वेतन भारित होते हैं ना, उन पर संसद में चर्चा हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं हो सकता है। फिर देखिए कि अभिलेख न्यायालय के रूप में आर्टिकल 129 के तहत अपनी अवमानना संबंधी दंड देने की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल 121 के तहत सुप्रीम कोर्ट या उसके जो न्यायाधीश है, उनका अपने कर्तव्य पालन या कार्य संबंधी आचरण पर संसद में बहस या चर्चा नहीं हो सकती है। हाँ, जब उन पर महाअभियोग जैसी प्रक्रिया यानी पद से हटाने संबंधी प्रक्रिया हो, तब जरूर बहस होती है। फिर एक और प्रावधान है कि संसद सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को बढ़ा सकती है, उसके अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है। यह प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 138, 139, 134/2। इसके तहत संसद सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है, उसके कार्य, उसके शक्तियों को बढ़ा सकती है। फिर देखिए आर्टिकल 146 अनुच्छेद 146 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति स्वयं करते हैं, यानी इसमें भी कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का कोई दखल अंदाजी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद पूरे देश भर में कहीं भी किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। यह प्रावधान उनको किसी प्रकार के लोभ, प्रलोभन, लालच से बचाने के लिए किया गया, लेकिन उनकी राजनीति या अन्य तरह की नियुक्तियों पर कोई रोक नहीं है। तभी आपने देखा होगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रिटायर्ड हुए हैं, तरुण गोगोई, उनको अभी राज्यसभा में सांसद के रूप में मनोनीत किया गया है। इस प्रकार हमने लगभग सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं, उन सबका समावेश एक ही वीडियो में करने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।